हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में जिसका क्रिटिकल केयर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यस, आपने सही सुना, क्रिटिकल केयर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब भी हम क्रिटिकल केयर की बात करते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं या फिर ट्राइजिंग की बात करते हैं, तो ये सारे शब्द एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। क्रिटिकल केयर और आईसीयू, इंटेंसिव केयर। ओके, तो आज हम बात करेंगे, अगर आप आईसीयू में या फिर किसी भी क्रिटिकल केयर में काम करते हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंटली एक पेशेंट आता है जिसको हम बोलते हैं एलओसी। क्या बोलते हैं? एलओसी। एलओसी मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एलओसी। बेहोश पेशेंट को देख के कई बार क्या होता है, फ्रेशर, जूनियर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ कई बार घबरा जाते हैं। कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। बेहोश पेशेंट को देख के आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। प्रोटोकॉल इसीलिए बनाए जाते हैं इंटेंसिव केयर में ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, उनको फॉलो करें और उनको रूल्ड आउट करते ले। ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये हो सकता है, उसको आपको फॉलो करना है। तो अब हम बात करेंगे, जैसे एलओसी का पेशेंट आपके पास आ गया, किस चीज़ का आ गया? एलओसी। एलओसी मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एलओसी हो गया। तो आपको इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इमीडिएटली प्रोटोकॉल फॉलो करना है। आईसीयू में प्रोटोकॉल में क्या है? इमीडिएटली वाइटल्स। क्या करने हैं? वाइटल्स। अब देखिए, कोई भी पेशेंट आपके पास जब आता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में, इमीडिएटली वाइटल्स लेने हैं। ये सारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाइटल से स्टार्ट होता है, वाइटल्स पे सारा घूमता है और वाइटल्स पे ये खत्म हो जाता है। सब कुछ सर्कुलेट करता है वाइटल्स पे। इसीलिए जब भी पेशेंट आता है मैं आपको डांटता हूँ, बताता हूँ कि वाइटल्स कहाँ है। आप बोलते हो ये वाइटल्स, ऐसे नहीं। वाइटल्स बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2 बाकायदा लिखा हुआ होना चाहिए। आप ओरली बताते हो, बाई चांस 5 पेशेंट इकट्ठे आ जाए, क्या आप याद रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट करना होता है, पेशेंट को आईडी देनी होती है, ट्राइजिंग करनी होती है, जो हम रेड, ग्रीन, येलो और ब्लैक ऐसे करके हम असाइन करते हैं कि किसको हमें पहले देखना। अगर 5 पेशेंट इकट्ठे आ जाएं तो पांचों को देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते, हमें ट्राइजिंग करनी है। ट्राइजिंग का मतलब होता है जो इमीडिएट थ्रेट किसको लाइफ का, उसको हमें पहले देखना है। एलओसी वाइटल्स। वाइटल्स की अगर हम बात करें तो फिर हमारा आ गया टेम्परेचर, पल्स, SpO2, रेस्पिरेटरी रेट। ओके, टेम्परेचर, पल्स और ब्लड प्रेशर। अब सपोज करिए पेशेंट को पल्स लेस है, मतलब पल्स नहीं है, बीपी नील है, रेस्पिरेटरी रेट 0 है, SpO2 नॉन रिकॉर्डेबल है। नार मतलब नॉन रिकॉर्डेबल। तो इसका मतलब क्या है? पेशेंट डाइड हो सकता है। पेशेंट को अगर इमीडिएट है तो ये कार्डियक अरेस्ट है। क्या है? कार्डियक अरेस्ट। क्या है? कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट है तो इमीडिएटली आप क्या फॉलो करेंगे? इमीडिएटली आप फॉलो करोगे ACLS। क्या फॉलो करोगे? ACLS, एडवांस कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट के जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करोगे। इमीडिएटली आप क्या स्टार्ट करोगे? CPR स्टार्ट कर देंगे 30:2 रेशो में, और इमीडिएटली आप इसकी मॉनिटरिंग करोगे। मॉनिटरिंग में आप देखोगे कि कार्डियक अरेस्ट जो है वो शॉकेबल है, नॉन शॉकेबल है। क्या है? शॉकेबल या नॉन शॉकेबल है या नॉन शॉकेबल है। उसके अकॉर्डिंग आप आगे इसको प्रोसीड करोगे। अब सपोज करो सेम एलओसी का पेशेंट आधे घंटे पहले बेहोश हुआ था, आधे घंटे या किसी को रोड साइड मिला है, तो उसमें रिसेसिटेट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ब्रेन डेड हो चुका होगा, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा समय हो गया। अगर आपको लगता है कि पेशेंट ऑन द वे जस्ट हॉस्पिटल में रीच होने से पहले तक कॉन्शियस था और बाद में बेहोश हो गया, तो आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। वाइटल्स नील है, इट माइट बी कार्डियक अरेस्ट, ACLS प्रोटोकॉल, CPR 30:2 रेशो और शॉकेबल, नॉन शॉकेबल। ठीक है, कोई भी विधम है उसमें हम इंजेक्शन ADR यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ADR, इंजेक्शन एड्रेनलिन यूज करेंगे 1:10,000 रेशो। कितना? 1:10,000 रेशो में हम यूज करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा, ये वाइटल्स है ही नहीं। अब सपोज करो पेशेंट हमारा क्या है? बेहोश है। पेशेंट बेहोश है और पेशेंट का बीपी कितना है? अब सारी वाइटल्स पे बात चलेगी। बीपी है 110/70, SpO2 है 94% एट रूम एयर। ओके, पल्स है उसकी 76, टेम्परेचर नॉर्मल और रेस्पिरेटरी रेट उसका है अराउंड 10। कितना है? 10। तो ये हमारे वाइटल्स हो गए। तो अब इमीडिएटली इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप क्या कर सकते हैं? इमीडिएटली आपको क्या चेक करना है? पेशेंट का ग्लूकोज। क्या चेक करना है? ग्लूकोज।
Nowadays most of the emergencies जो है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसीमिया मीन्स शुगर कम हो जाना, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया है। पेशेंट की क्या शुगर कम हो जाती है, इसको हम इमीडिएटली ट्रीट कर सकते हैं डेक्सट्रोज 25% से। डेक्सट्रोज 25 आपने D5 सुना होगा, ये D25 है, यानी 5% और एक्स्ट्रा है, 5 टाइम्स मोर है। तो ये 100 ml का आता है, फॉरेन कंट्रीज में यहाँ ये 200 ml का भी आता है। कितने ml का? 100 ml। ये 100 ml का इंडिया में अवेलेबल है। तो 100 ml में हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली उसको 2 दे सकते हैं, 200 ml स्टैट। तो पेशेंट क्या इमीडिएटली कॉन्शियस रिगेन कर जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियस है वो खत्म हो जाएगी। तो एक तो हो गया हमारा सिंपल हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर? ऐसे करके आपको रूल्ड आउट करना है। क्लियर? सेकेंड सिनेरियो, अब सेकेंड सिनेरियो में आपको दे रहा हूँ, पल्स है 64 बीट्स पर मिनट ऑलवेज, ये लिखिए। बीपी आ रहा है उसका 280/140, कितना आ रहा है? 280/140 mm ऑफ Hg। रेस्पिरेटरी रेट आ रहा है 8, SpO2 आ रही है उसकी 82, कितनी आ रही है? 82%। ओके, पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2 और क्या रह गया? टेम्परेचर आ रहा है नॉर्मल। तो अब यह देखिए कौन से वाइटल्स डी अरेंज है। वाइटल्स है तो बीपी डी अरेंज है, और कौन सा डी अरेंज है? SpO2 और रेस्पिरेटरी रेट, तीनों चीजें डी अरेंज है। तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे। रेस्पिरेटरी सपोर्ट कैसे देंगे? या तो हम उसको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देंगे, या हम उसको बाईपैप लगाएंगे, या फिर हमारे पास नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन यानी वेंटिलेटर अवेलेबल है। मैकेनिकल वेंटिलेशन, क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेंटिलेशन है, तो उस पर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें ब्रेन को बचाना है, ऑक्सीजन प्रॉपर देनी है। अब रीजन यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है ये एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। क्या हो सकता है? एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन विथ इंट्राक्रेनियल ब्लीड। क्या हो सकता है? इंट्राक्रेनियल ब्लीड, क्योंकि पेशेंट क्या है? बेहोश है। पेशेंट बेहोश है, इंट्राक्रेनियल उसको ब्लीड हो सकता है। अब ये कंफर्म कैसे होगा इंट्राक्रेनियल ब्लीड? ये कंफर्म होगा NCCT हेड से। NCCT हेड। इमरजेंसी में हम हेड का सीटी स्कैन, इमरजेंसी में हम कभी भी MRI नहीं करवाते हैं। MRI इज नॉट फॉर इमरजेंसी, आपको याद रखना है लाइफ टाइम। अब पेशेंट को ये प्रॉब्लम, आप MRI में नहीं भेज सकते उसे, क्योंकि CT स्कैन करवाने में हार्डली कितने लगते हैं? 30 सेकंड से 2 मिनट तक लगते हैं, डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द मशीन। ओके, MRI में कम से कम कितनी एडवांस मशीन हो आपकी, 20 मिनट से 40 मिनट तक बिल्कुल लगेंगे उसको शिफ्ट करने में। और इस दौरान पेशेंट को फिट्स आ जाए और कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, देन इट विल बिकम्स वेरी फैटल। ठीक है, तो आपको नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन पेशेंट का इमीडिएटली करवाना, जिससे हमें पता चल जाएगा ब्लीड तो नहीं है। अब ब्लीड से हमें पता चलेगा लेस देन 4 सेंटीमीटर की ब्लीड है या मोर देन 4 सेंटीमीटर। इससे हमें क्या डिसाइड होगा? ऑपरेबल, नॉन ऑपरेबल, न्यूरोसर्जन की इमीडिएट जरूरत है या नहीं है। सभी ब्लीड में न्यूरोसर्जन की जरूरत नहीं होती। छोटी मोटी ब्लीड में आप कंजर्वेटिवली इमरजेंसी में मैनेज कर सकते हो, उन्हें न्यूरोसर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। ब्लीड डज नॉट मीन न्यूरोसर्जन। चेस्ट पेन डज नॉट मीन कार्डियोलॉजिस्ट के चेस्ट पेन हो गया कार्डियोलॉजिस्ट ही ठीक करेगा, नहीं। कार्डियोलॉजिस्ट तो कई बार अवेलेबल भी नहीं होते। आपको एवेलुएट करना आना चाहिए, पेशेंट को क्या आना चाहिए? एवेलुएट करना आना चाहिए। और एवेलुएट आप पेशेंट को कब कर पाओगे? जब आप पेशेंट को डायरेक्टली देख के रूल्ड आउट कर पाओगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस दे पाओगे। क्लियर? तो इन चीजों में आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, पेशेंट का CT स्कैन करवाएंगे। CT स्कैन में ये ऑपरेबल भी हो सकता है, नॉन ऑपरेबल भी हो सकता है। क्लियर हो गया ये चीजें? अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। जब भी पेशेंट LOC में आता है, LOC मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। 2 मिनट बैठो। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लेट जाओ वहाँ पे एक बार। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो उसमें हम इमीडिएटली क्या करेंगे? वाइटल्स, रिस्पॉन्स चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? रिस्पॉन्स। पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या फिर नॉन रिस्पॉन्सिव। उसके बाद हम चेक करेंगे वाइटल्स। क्लियर हो गया? इन चीजों से हम रूल्ड आउट करेंगे। इमीडिएटली हम क्या टेस्ट कर सकते हैं पेशेंट का इमरजेंसी डिपार्टमेंट में? RBS, GRBS, ग्लूकोज रैंडम ब्लड शुगर, जो हम आते ही पेशेंट की शुगर चेक करते हैं, उससे पता चलेगा पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं है। क्लियर? उसके बाद इमरजेंसी का टेस्ट ब्रेन के लिए हम कौन सा कर सकते हैं? NCCT हेड। इससे हमें क्या पता चलेगा? कोई चोट तो नहीं, कोई अंदर ब्लीडिंग तो नहीं है, और ब्लीडिंग तो नहीं है, रूल्ड आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया?
ओके उसके बाद हम एक और टेस्ट होता है जो इमरजेंसी में करते हैं जिसको बोलते हैं एबीजी। क्या बोलते हैं? एबीजी। एबीजी क्या बोलते हैं? एबीजी। एबीजी का मतलब होता है एट्रियल ब्लड गैस। क्या बोलते हैं? एट्रियल आर्टीरियल ब्लड गैस। जैसे ये हमारी ये जो हम ब्लड लेते हैं ये कौन सा वेन, ये क्या है? वेन। वेन इंट्रावीनस हो गया ना ये। और यहाँ पे जो जो हम फील करते हैं वो क्या है? आर्टरी। आर्टरी। तो आर्टरी में से हम सैंपल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्टीरियल ब्लड गैस। इससे हमें रेस्पिरेटरी मेटाबोलाइट्स, पेशेंट के शॉक का स्टेटस पता चलता है। इसमें मेन पता चलता है पीएच। क्या पता चलती है? पीएच। सेकंड हमें क्या पता चलता है? PaO2, PaCO2। उसके बाद उसके बाद हमें इसमें पता चलता है लैक्टेट। क्या पता चलता है? लैक्टेट। ये एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे पूरा एबीजी के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैक्टेट। पीएच, PaO2, PCO2, लैक्टेट। और एक हमें पता चलता है इसमें पेशेंट का सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पता चलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट्स। ओके, क्लियर हो गया? तो ऐसे हम पेशेंट के इमीडिएटली टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो हमने हाइपोग्लाइसीमिया रूल्ड आउट किया, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग रूल्ड आउट किया। अब पेशेंट क्या होता है कई बार, अब देखिएगा ध्यान से, पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस है, उसका रेस्पिरेटरी रेट है पेशेंट का 36। कितना है? 36। टेम्परेचर कितना है? 100। ओके, बीपी कितना है? 92/42। ओके, या फिर 106। ओके, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, बीपी। और हमारा पल्स कितनी है? पल्स है हमारी 116। ओके, और क्या रह गया? टेम्परेचर, पल्स, बीपी, और क्या रह गया? रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, बीपी, पल्स, और क्या रह गया हमारा? SpO2 आ रही है 82 विथ रूम एयर विदाउट ऑक्सीजन। तो इमीडिएटली पेशेंट क्या है? रेस्पिरेटरी कॉज है। क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसके प्रॉब्लम, हमें उसको तुरंत क्या करना पड़ेगा? मैकेनिकल वेंटिलेशन पे लेना पड़ेगा। किस पे लेना पड़ेगा? मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी वेंटिलेटर पे पेशेंट को लेते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है पेशेंट कहाँ शिफ्ट होगा? वार्ड में होगा, आईसीयू में। अब ये पेशेंट कहाँ शिफ्ट होगा? ये पेशेंट उस रूम में शिफ्ट होगा जहाँ पे ऑक्सीजन की सपोर्ट हो। वार्ड में नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन कम है। 1 सेकंड, रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है क्योंकि हर घंटे में हमें टेम्परेचर चेक करने आईसीयू में जाएगा। मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी और वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है अगर ऑक्सीजन इसकी नहीं बढ़ी तो। बीपी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी कम हो सकता है, कम की तरफ है ना। तो अब ये पेशेंट रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे चला गया। ठीक है, तो अब सिंपल सा फंडा है। अब हम इसको ब्रीफ करेंगे क्लास को। अब पेशेंट हमारे पास किसका आया है? एलओसी का। किसका? एलओसी। सबसे पहले क्या चेक करोगे? रिस्पॉन्स मतलब पूछोगे भाई साहब, बहन जी, बाबा, दादा, दादी। ठीक है, यस और नो रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद वाइटल्स। कौन से वाइटल्स लोगे? SpO2, टेम्परेचर, पल्स रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट। तो ये क्या हो गया? कार्डियक अरेस्ट। इमीडिएटली क्या स्टार्ट करोगे? CPR। और इमीडिएटली पेशेंट को क्या दोगे आप? शॉकेबल रिदम। यहाँ पे ये चीजें प्रेजेंट है तो पता लगाओ कहाँ पे डिफेक्ट है। अगर SpO2 में डिफेक्ट है तो पेशेंट को क्या देनी है? ऑक्सीजन। क्या देना है? वेंटिलेशन। ओके, बीपी अगर बहुत ज्यादा है तो पेशेंट अनकॉन्शियस है तो क्या करवाना है? NCCT। क्या रूल्ड आउट करने के लिए? ब्लीडिंग। ओके, पेशेंट का टेम्परेचर काफी हाई है और पेशेंट का बीपी, पल्स, सारी चीजें ठीक है तो पेशेंट को ब्रेन का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्रेन का इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पेशेंट अल्कोहलिक हो सकता है। क्या हो सकता है? अल्कोहलिक। पॉइजनिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? कोई इंसेक्ट बाइट हो सकता है। क्या हो सकता है? इंसेक्ट बाइट हो सकता है। या फिर पेशेंट जानबूझ के ऐसा कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? जानबूझ के। सारी चीजें ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेलिंगरिंग। क्या बोलते हैं? मेलिंगरिंग। कई बार क्या होता है ना, सारे टेस्ट करवा लिए, सीटी स्कैन, बीपी, सारी चीजें ठीक है, फिर भी पेशेंट बेहोशी में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? मेलिंगरिंग हो सकता है। लेकिन ये शब्द यूज करने से पहले आपको क्या करना है? ये सारा प्रोग्राम रूल्ड आउट करना है, उससे पहले ये शब्द यूज नहीं करना। बुक क्या बोलती है? मेलिंगरिंग और पेशेंट जो भी फिक्टिशियस कुछ बिहेवियर कर रहा है, दैट इज ऑल। ये रूल्ड आउट करने के बाद आपको सस्पेक्ट करना है। डायग्नोसिस ऑफ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब ये सारे रूल्ड आउट करने के बाद आपको सोचना है। क्लियर हो गया? तो कभी भी पेशेंट बेहोश आ जाए, घबराना नहीं है। प्रोटोकॉल वही रहेंगे।
आपको याद नहीं आ जाए बेहोश इमरजेंसी में घबराना नहीं है, भागना नहीं है, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स चेक करो, बोल रहा है नहीं कर रहा है, वाइटल्स चेक करो, एक स्टाफ की ड्यूटी लगा दो, कैनुला लगा के इमीडिएटली क्या चेक कर सकता है, शुगर। आप वाइटल्स ले लो, एक फ्लूइड कनेक्ट कर सकते हो, सिंपल। कौन सा फ्लूइड करोगे, NS, RL, DNS और डेक्सट्रोज 5 में से कौन सा करोगे? यस नहीं, डेक्सट्रोज का भी नहीं करना है, कौन सा करोगे? डेक्सट्रोज 25 नहीं, किस लिए करोगे डेक्सट्रोज 25? क्या शुगर का पता चला है कम है? फिर NS या RL, क्या NS या RL इमरजेंसी में कोई भी फ्लूइड लग, क्योंकि तुम्हें नहीं पता पेशेंट डायबिटिक है, तो फिर ऐसे ब्लाइंडली क्या लगा सकते हो, NS और RL। याद रखना जीवन में डेक्सट्रोज मत लगाना, पेशेंट शुगर हो सकती है, ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। क्लियर? अल्कोहलिक पेशेंट होगा, डेक्सट्रोज आप दे दोगे, पेशेंट एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं वर्निकेस कोरास्कोप साइकोसिस। क्या बोलते हैं? वर्निकेस कोरास्कोप साइकोसिस, उसमें चला जाता है पेशेंट एनकेफेलोपैथी में। ठीक है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी B1 की डेफिशिएंसी में होता है। विटामिन B1 क्या होता है? विटामिन B1 थायमीन ब्रेन के लिए जरूरी होता है, याद है? इसलिए वो अल्कोहलिक पेशेंट है, हम उसको क्या दे रहे हैं कंटिन्यूअसली? टिम के अंदर थायमीन है। क्लियरली? तो ये चीज आपको रूल आउट करनी है। क्लियरली? क्रिटिकल केयर में आपका जुडिशियस डिसीजन मेकिंग, आपके फैक्ट्स फंडे क्लियर होने चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं दौड़ना। इमीडिएटली एक की 4-5 स्टाफ है तो शुगर चेक करो, वाइटल चेक करो, फ्लूइड स्टार्ट करो। क्लियर? यस। वैसे आपको रूल्ड आउट करना, कौन सी इन्वेस्टिगेशन आप करवा सकते हो? शुगर इमीडिएटली हो जाती है, हमारे पास भी छोटे से छोटे सेंटर में है। ठीक है, सभी बेहोश पेशेंट को न्यूरो सर्जन की, न्यूरो फिजिशियन की जरूरत नहीं होती, समझ गए? रूल्ड आउट करना जरूरी है, और वो रूल्ड आउट तभी आएगा जब आप ये डिसीजन मेकिंग आपको समझ में आएगा। सो कीप कनेक्टेड विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। हमारे यहाँ पे इमरजेंसी के सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जिनको आप ज्वाइन करके ये चीज़ों को एवेलुएट कर सकते हो। और एक पेरीफ्री में बैठ के, इंडिया जैसी कंट्री में पेरीफ्री में आपके लिए लॉट ऑफ स्कोप है, लॉट ऑफ स्कोप। हर जगह एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बैठ सकता, आपको ये एवेलुएट करना आना चाहिए। बेहोश पेशेंट में से सिर्फ 10% को जरूरत है, किसकी जरूरत है? 10% को सुपर स्पेशलाइजेशन की। बाकी बेसिक्स है, हाइपोग्लाइसीमिया है 10 से 20%, तो क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया आप ट्रीट कर सकते हो, आपको कैनुला लगाना ना चाहिए, 25% डेक्सट्रोज देना है। क्लियर? यस और नो? यस कर सकते हो। पेशेंट 10 मिनट में पेशेंट होश में आ जाएगा। पेशेंट मेलिंगरिंग का है, बेसिक टेस्ट आप करवा सकते हो, शुगर करवा सकते हो, ABG अवेलेबल है आपके सेंटर में तो ABG करवा सकते हो। ABG हार्डली 10 to 15% केसेस में जरूरत पड़ती है, सभी में जरूरत नहीं पड़ती। CT की जरूरत पड़ती है 20 से 25% केसेस में। क्लियर? जो इमीडिएटली केयर मिलनी चाहिए वो पेशेंट को मिल जाती है। ओके, तो कीप कनेक्टेड विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल फॉर दीज अपडेट्स एंड टू make yourself sharpen in critical care. Thank you.